वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रविंद्रा जी इसमें। पिछले क्लास में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 101 से शुरू करते हैं और आगे क्वेश्चन जो प्लेनेट के हमारे बचे थे, जो हमारे सोलर सिस्टम से हमारे क्वेश्चन बचे थे, उन सारे क्वेश्चन को देख करके आज खत्म कर लेते हैं। एक एक करके खत्म कर लेते हैं। लगभग 130 क्वेश्चन के आसपास हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 नंबर देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन के बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा गैलीलियो। गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं, चंद्रमाओं मतलब उपग्रह, तो बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। ठीक है, 101 क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह एक अधिकतम समय लेता है? जो जितना दूर होगा, है ना, तो परिक्रमा करने में क्या करेगा? अधिकतम समय लेगा। दूर इसमें से कौन सा है? पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति। तो सबसे दूर इसमें से कौन सा है? बृहस्पति। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति का वलय बना होता है, तो सही आंसर होगा कि बृहस्पति का वलय सिलिकेटों का बना होता है। बृहस्पति का वलय सिलिकेटों का बना होता है। नोट देख लीजिए, इसमें नोट है, इसको भी समझ लीजिए। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेजी से घूर्णन करने वाला। हमने बताया था पृथ्वी में दो गतियां होती, उसी तरह अन्य ग्रहों में भी क्या होती हैं? दो प्रकार की गतियां होती, एक होती परिक्रमण, एक होती परिभ्रमण। परिभ्रमण को हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन भी बोल देते हैं। तो बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला, घूर्णन करने वाला क्या है? ग्रह है। यहाँ परिक्रमण नहीं है, ये परिभ्रमण है। घूर्णन की बात की जा रही है। तो घूर्णन कौन करता है? बृहस्पति। जबकि परिक्रमण कौन सबसे तेज करेगा? जो सबसे नजदीक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 11.86 वर्ष लगते हैं। ठीक है, इसके कुछ उपग्रह हैं, जैसे यूओ हो गया, यूरोपा हो गया, गैनीमीड हो गया, है ना। ये इसके क्या है? उपग्रह है। गैनीमीड जो है वो सौरमंडल का सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है। अगर पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आंसर लगाएंगे गैनीमेड, जो कि क्या है? बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, इसके उपग्रह यूरोपा पर वायेजर अभियान है। इसके उपग्रह यूरोपा पर वायेजर अभियान भेजा गया था, जिसके माध्यम से वहां बर्फीले समुद्र पाए जाने की संकेत मिले। यानी क्या है कि यहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि क्या पाए जाने की संभावना मिली है? बर्फीले समुद्र। लेकिन वह पानी, है ना, वह जो है बर्फीला समुद्र लिक्विड फॉर्म में वहाँ एग्जिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यह निर्भर करेगा कि वहाँ पर जीवन की संभावना बनेगी या नहीं बनेगी। अगला देखते हैं। बृहस्पति के वलय विरल और लगभग पारदर्शी होते हैं। तो बृहस्पति के वलय कितने होते हैं? पारदर्शी होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें से पूछा गया था क्वेश्चन, देखिए कि बृहस्पति का वलय होता है बहुत घना और अपारदर्शक। अपारदर्शक नहीं होता, वो पारदर्शक होता है ना। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सिलिकेटों का बना होता है। बृहस्पति में जो गैसें पाई जाती हैं वो गैसें देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, अमोनिया। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, ये क्या है? बृहस्पति की गैसें हैं, बृहस्पति पर पाई जाती है। अगला देखते हैं। शनि ग्रह है। अब इसको समझते हैं। ये हमारा सन है। सन के बाद फिर बुध, बुध के बाद फिर शुक्र, और शुक्र के बाद फिर पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद फिर मंगल, और मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और फिर नंबर आता है वरुण का। वरुण मतलब नेपच्यून, है ना। प्लूटो मतलब यम, नेपच्यून मतलब वरुण, यहाँ भी नेपच्यून मतलब वरुण, और जुपिटर मतलब बृहस्पति। क्वेश्चन पूछा है कि शनि ग्रह है, इनमें से क्या होगा? प्लूटो से ठंडा। प्लूटो जो है हमारा इसमें प्लैनेट नहीं है, बौना ग्रह है, वो इससे और बाहर है ना। तो प्लूटो से ठंडा हो के नहीं, प्लूटो से गर्म होगा, क्योंकि सूर्य से ज्यादा नजदीक है शनि। शनि देखो सूर्य से ज्यादा नजदीक है प्लूटो की अपेक्षा। तो क्या हो जाएगा? शनि। ये कथन गलत हो जाएगा। ठंडा नहीं हो बल्कि गर्म होगा। अगला देखते हैं। नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून मतलब वरुण, वरुण से ठंडा होगा, वरुण से पहले सूर्य से ज्यादा नजदीक है, तो गर्म होगा ना कि ठंडा होगा। अगला देखते हैं। नेपच्यून से गर्म है, नेपच्यून देखते हैं। वरुण, वरुण से गर्म है, ये सही लग रहा है, क्योंकि और नजदीक है, वो क्या है? गर्म भी है। यानी सही ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर
3 नेपच्यून से गर्म है। अगला देखते हैं जुपिटर से गर्म बृहस्पति। बृहस्पति तो पहले है, बृहस्पति और ज्यादा गर्म है ना। तो जुपिटर शनि से ज्यादा गर्म है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर लिखा होता है जुपिटर से ठंडा है ना, जुपिटर से ठंडा है तो सही हो जाता है, ये क्या हो जाएगा गलत। सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपच्यून से गर्म। नेपच्यून से गर्म सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है शनि का, तो सही आंसर हो जाएगा शनि, है ना। अब इसके देखते हैं कुछ और उपग्रह हैं वो देख लेते हैं। टाइटन, रिया, यूपेटस, डियोन, टेथिस, एंसिलेडस, मिमास, एटलस, फोइबे, लापेटस, इंक्लेडस, हेलन आदि शनि के उपग्रह हैं। ये सब क्या हैं, शनि के उपग्रह हैं। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटन, तो सही आंसर हो जाएगा शनि। और देखो कुछ और पॉइंट्स है शनि के। पृथ्वी से शनि का रंग पीला दिखाई देता है। अगर पृथ्वी से हम देखते हैं शनि को तो वो येलो दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। शनि का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 578 गुना अधिक होता है, तो याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो हमको पता है कि शनि का जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी से ज्यादा है, वो कितना है, 578 गुना ज्यादा। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मिलती हैं, ये सही है। इसके वायुमंडल में क्या कौन कौन सी गैसें, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया, ये क्या है, इसके वायुमंडल की गैसें, ठीक है। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। 3-4 पूछे गए हैं वो हमने बता दिए हैं, हालांकि इसको याद मत करना। अगर हमने जो बताया है वो याद कर लेना, वो देख लेना, अगर याद रहेगा दिमाग में तो लगा देना, क्योंकि ऐसी चीजें आप रट नहीं सकते लगातार। कितना सारा डाटा आपको रटना है ना, तो इतना सारा डाटा आपको रटना है, उसके बाद अब ऐसे ही रट का कैसे पाएंगे कि कौन सा ग्रह कितना समय लेता है चक्कर लगाने में, ठीक है। 2-4 ग्रह को रट सकते हैं, लेकिन सब ग्रह को रट ले और याद भी रहे हमेशा के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 29.5 वर्ष का समय लेता है। सही कथन का चयन करना है। अगला देखो, पहला है बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हाँ, बुध ग्रह गर्म ग्रह तो है, लेकिन क्या है कि हमने बताया था कि शुक्र जो ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा पाए जाने के कारण क्या होता है, उसका वायुमंडल और ज्यादा गर्म हो जाता है। और यहाँ पर क्या है बुध में, यहाँ पर तो वायुमंडल की कमी है, वायुमंडल है ही नहीं, है ना। इसलिए क्या हो जाता है, शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह हो जाता है। इसलिए ये कथन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा कि बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये गलत है। कौन सा सबसे गर्म है, शुक्र। अगला देखते हैं, शनि का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड सौरमंडल का तो सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन क्या है, शनि का नहीं है, यह है बृहस्पति का। जो गैनीमीड है वो बृहस्पति का उपग्रह है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस वलयों से घिरा है। तो नेपच्यून के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। हमने बताया था 3 ग्रह जो हैं, बृहस्पति, शनि और अरुण मतलब यूरेनस के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, छल्ले। लेकिन हाल ही में खोज में पाया गया है कि नेपच्यून के चारों ओर भी वलय पाए जाने की संभावनाएं हैं, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर प्रेजेंट पूछा जाए तो बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि ये 4 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर, यानी बाह्य ग्रह जो हैं उनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। फोबोस एवं डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं, बिल्कुल सही। मंगल के जो 2 उपग्रह हैं वो कौन से हैं, फोबोस और डाइमस, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 और 4, केवल 3 और 4 सही। पहला दूसरा क्या हो गए, गलत हो गए। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष का समय लेता है। सही आंसर हो जाएगा 84, है ना, ठीक है। वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घ वहीं पर होगा जो सूर्य से जितना ज्यादा दूरी पर होगा। तो यहाँ पर सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा है, गुरु मतलब बृहस्पति। बृहस्पति को गुरु भी बोल देते हैं। नेपच्यून, नेपच्यून मतलब वरुण, और पृथ्वी तो आप लोग जानते ही हैं, प्लूटो मतलब यम, है ना। तो वर्ष दीर्घतम कहाँ पर होगा, जो ज्यादा दूरी पर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लूटो पर। यहाँ पर ग्रह वरह कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अगर ग्रह दिया होता तो सही आंसर क्या होता हमारा, नेपच्यून, क्योंकि नेपच्यून क्या है, हमारा ग्रह है, और प्लूटो क्या है, प्लूटो बौना ग्रह है। नेपच्यून ग्रह है और प्लूटो बौना ग्रह है, क्योंकि प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, है ना। लेकिन पूछा एक वर्ष दीर्घतम
दीर्घतम होता है किसमें, ग्रह और बौना ग्रह कुछ ऐसा कुछ दिए नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लूटो पर। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह क्या है, अगला देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो सबसे ज़्यादा दूर, वो सबसे ज़्यादा ठंडा, तो सबसे ज़्यादा दूर कौन है, मंगल, जुपिटर, सैटर्न मतलब शनि, वरुण सबसे ज़्यादा दूर है, तो वरुण क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, निक्स एवं हाइड्रा जो है वो प्लूटो के चंद्रमा है। प्लूटो मतलब यम, जो कि प्रेजेंट में क्या है, बौना ग्रह है। तो इसके चंद्रमा दो हैं, दो नहीं और भी हैं, ये दो चंद्रमा जो हैं निक्स एवं हाइड्रा इसके प्लूटो के। ठीक है, इसके कुछ और उपग्रह हैं वो देखते हैं। चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरास और हाइड्रा, ये जो हैं उपग्रह हैं किसके, यम के अर्थात प्लूटो के। 111 नंबर देखते हैं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह निम्नलिखित में से कौन से, तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह पूछे हैं तो सही आंसर हो जाएगा बुध। अगर यहाँ ग्रह ना पूछे होते, पिंड पूछे होते, ग्रह ना पूछे होते, है ना, तब क्या हो जाता हमारा आंसर, प्लूटो हो जाता। लेकिन ग्रह के हैं, प्लूटो क्या हमारा ग्रह नहीं है, वो बौना ग्रह है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बुध। जो आपकी बुक में क्वेश्चन आया था उस समय, तो उस समय चूंकि प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में नहीं डाला गया था, 2006 के पहले ये क्वेश्चन आया था, है ना, तो उसका सही आंसर क्या था, प्लूटो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुध, क्योंकि बुध सबसे छोटा है और प्लूटो क्या है, प्लूटो छोटा तो है लेकिन ये ग्रह नहीं है, ये क्या है, वो ग्रह। क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रह बताओ, तो ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है, जब क्वेश्चन ये पूछा गया था तब इसका सही आंसर ये था, कभी अरुण, कभी वरुण, कभी यम। क्योंकि यम क्या होता था कि अपनी कक्षा में कभी दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाता था, कभी क्या होता दीर्घवत और ज़्यादा दूर चला जाता था, है ना, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, कभी वरुण कभी यम, है ना। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा दूर कौन सा हो जाए, तो प्रेजेंट टाइम में नेपच्यून होगा, क्योंकि ग्रह पूछा है। हम जानते हैं कि यम हमारा ग्रह नहीं है, क्या है, बौना ग्रह है। सही आंसर प्रेजेंट टाइम में क्या होगा, नेपच्यून। जब क्वेश्चन पूछा गया था तब सही आंसर क्या था, कभी वरुण कभी यम, 2006 से पहले। यदि प्लूटो सामान्यतः सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवर्ती है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1989 से आरंभ हुई 20 वर्षों की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है, तो कौन सा सबसे ज्यादा दूरस्थ है, सही आंसर क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा दूरस्थ है। अगर प्लूटो दूरस्थ नहीं है तो सबसे ज्यादा दूरस्थ कौन हो जाएगा, जो उन 8 ग्रह में सबसे दूर स्थित होगा। तो 8 ग्रह में सबसे दूर कौन सा स्थित है, नेपच्यून। नहीं, नेपच्यून हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में रखा था। 1969 में अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा। अपोलो 11 मिशन में कुल 4 लोग गए थे, है ना, द्वारा भेजे कुछ 3 अंतरिक्ष यात्री थे। उसमें कौन से थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, माइकल कोलिस थे और एडविन बच एडविन जूनियर थे। इतने लोग, 3 लोग सम्मिलित थे, और इन 3 लोगों में से केवल 2 लोग क्या थे, चंद्रमा पर कदम रखे थे। इन 3 लोगों में से केवल 2 लोग क्या किए थे, चंद्रमा पर कदम रखे थे। पहले थे नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे थे एडविन एल्ड्रिन। ये 2 लोग चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे थे। तो सही आंसर अगर पूछा जाए कि चंद्रमा सतह पर कौन उतरा, तो आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। गए कौन 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 लोग थे, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिस और एडविन एल्ड्रिन, ये थे, है ना, गए थे। लेकिन कदम कौन रखा, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। ठीक है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, तो ये स्थित है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जो काले धब्बे पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांति का सागर। शांति का सागर या सी ऑफ ट्रांक्विलिटी बोलते हैं जो चंद्रमा पर काले धब्बे पाए जाते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर नोट लिखा है, इस नोट को पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पहले। चांद सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, यानी चांद का एक ही फलक जो है पृथ्वी की ओर दिखाई देता है सदैव, है ना, ये सही है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, कारण देखते हैं। चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की भी परिक्रमा पूरी करता है। तो यहाँ पर एक इनकरेक्ट चीज है कि 23.5 नहीं, अगर लगभग 27 दिन लिखा होता
तब ये पॉइंट सही हो जाता। अगर लगभग 27 दिन लिखा होता तब ये पॉइंट सही हो जाता, लेकिन यहाँ 27 नहीं लिख करके 23.5 लिखा है तो गलत है। क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, देखो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में 43 पृथ्वी दिवस में करता है, तथा वह इतने ही समय में अक्ष पर घूर्णन करता है। ध्यान देना, चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण दोनों समय बराबर हैं। चंद्रमा का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण दोनों समय बराबर हैं, जो लगभग 27 दिन 7 घंटे लगभग 27 दिन के आसपास है। और दोनों परिक्रमण और घूर्णन दोनों बराबर होने के कारण क्या होता है कि चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, यानी एक ही फलक उसका क्या करता होता है, दिखाई देता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सही है कि एक ही फलक दिखाई देता है, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ 27 होता तब क्या होता, सही हो जाता है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक सही है और का सही है और खा गलत है। का सही है और खा गलत है, ऑप्शन नंबर 3 का सही है और खा गलत है। अगला देखो, पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। बिल्कुल सही, हमको पता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। कारण क्या है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल और पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल, है ना, अपने चारों मतलब अपने अक्ष पर घूमना यानी परिभ्रमण या घूर्णन, है ना, और पृथ्वी के चारों ओर घूमना यानी परिक्रमण, ये दोनों क्या है, इसके काल बराबर हैं। और इसी कारण क्या होता है कि चंद्रमा का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, का और खा दोनों सही हैं, और खा क्या करता है, का की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, का और खा दोनों सही हैं, का की सही व्याख्या भी करता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि वायुमंडल का अभाव है ना। वायुमंडल का चंद्रमा पर अभाव है, इसलिए चंद्रमा पर क्या होता है, एक दूसरे की बातों को लोग आसानी से सुन नहीं सकते। बेमेल को चुनिए, इसमें से बेमेल को चुनना है ना। देखो मंगल क्या हमारा ग्रह है, बुध भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, और चंद्रमा उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है ना। तो सही आंसर क्या होगा, बेमेल चुनना है। बेमेल क्या हो जाएगा, चंद्रमा, बाकी सब क्या है, ग्रह हैं, और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। ठीक है, मिलान करना है। ग्रह कौन सा होगा, यूरेनस अर्थात अरुण क्या है हमारा, ये ग्रह है, तो ये हो जाएगा 2, है ना, 2 हो जाएगा। फिर उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा हमारा उपग्रह है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। पुच्छल तारा कौन सा है, हेली पुच्छल तारा, ये 4 हो जाएगा, हमारे 4 हो गया। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह कौन सा बचा, मैरिनर, ये क्या हो जाएगा, ये कृत्रिम उपग्रह। सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 पहला नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, घट जाता है। उसका भार घट जाता है। भार क्यों घट जाता है, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 यानी 1/6 होता है पृथ्वी के, है ना। जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी के 1/6 होता है, और 1/6 होने के कारण किसी वस्तु का भार घट जाता है, और घटकर कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 36 है, अगर उसको चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका भार हो जाएगा 36 गुणे 1/6 6 किलोग्राम। पृथ्वी पर 36 किलोग्राम है, और तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 6 किलोग्राम हो जाएगा। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो चंद्रमा की पृथ्वी की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो सही आंसर लगभग हो जाएगा, आसपास जो इसके मिलता हो, 364,000 किलोमीटर, जो अप्रॉक्स वैल्यू है तो 384,400 किलोमीटर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3,064 किलोमीटर, 364,000 किलोमीटर। एक देश अपने सेलेनी परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो यह यश प्राप्त करने वाला सेलेनी जो भेजा गया था वो जापान ने भेजा था, चंद्रमा पर प्रथम भेजा था ना। सेलेनी कागुया भी बोलते हैं, कागुया, चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया। जापान का अंतरिक्षयान है जिसे 2007 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है,
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं दो बार लिख गया। मंगल और बृहस्पति की, एक सेकंड, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? तो हम जानते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉयड बोलते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच पट्टी के रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। 125 देखते हैं, क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। बिल्कुल सही है, क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। क्या है? ये सही है। अगला देखते हैं, अधिकांश क्षुद्रग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये भी सही है। अगला देखते हैं, क्षुद्रग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि के बीच है। बृहस्पति और शनि की नहीं, बृहस्पति और मंगल के बीच है ना। क्षुद्रग्रह जो पेटी है वो बृहस्पति और मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है, यानी तीसरा गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। क्षुद्रग्रह और धूमकेतु के बीच अंतर होता है। तो क्षुद्रग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं प्लैनेट हैं, बिल्कुल सही। जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, ये भी सही, जिन्हें चट्टानी और धातु आपस में बांधे रखते हैं, यानी क्या? ये सही है। क्षुद्रग्रह क्या होते हैं? छोटे लघु चट्टानी होते हैं, और धूमकेतु क्या होते हैं? ये हिमशीतित गैसों से बने होते हैं, है ना। छोटे छोटे पदार्थ इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं? हिमशीतित होते हैं। तो ये सही हो जाएगा। क्षुद्रग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। क्षुद्रग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के भी नहीं पाए जाते हैं। ये बाहरी कूपर बेल्ट में पाए जाते हैं, बाहर की ओर, है ना। बाहर की ओर कूपर बेल्ट एक स्थित होती है, वहां पर पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। तीसरा देखते हैं, धूमकेतु गोचर दीप्यमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्रग्रह या नहीं दर्शाते। बिल्कुल सही। धूमकेतु में क्या होती है? पुच्छ होती है। ये पुच्छ क्या होती है? सूर्य की किरणों के द्वारा उत्पन्न होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा खा नंबर, ये सही हो जाएगा। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि ये इसलिए दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है, दूर चली जाती है, और पुच्छ के रूप में हमें दिखाई देती चमकती हुई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं, हेल-बाब किसका नाम है? तो हेल-बाब जो है वो पुच्छल तारा का नाम है। तो सही आंसर हो जाएगा पुच्छल तारा। हेल-बाब एक पुच्छल तारा है। उल्का क्या है? उल्का जो हमारे बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में पृष्ठ हुआ द्रव्यकांश है ना। क्या है? उल्का। अब नोट देख लीजिए, ये नोट है, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा नोट्स हमने लिख दिया है, ताकि जो क्वेश्चन छूट गए हैं या जिन क्वेश्चन को आपको डीपली समझने की जरूरत है, वो इन नोट्स के माध्यम से आप आसानी से समझ सकें। इस नोट्स को हम अगली कक्षा में एक्सप्लेन भी कर देंगे। आज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगली कक्षा में हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। ये आज इतना ही रखते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब इसको क्या करेंगे, हम पूरा एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।